हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डी एड एस सी बी आई फोर्थ सेम के पेपर पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के यूनिट 2.5 फैमिलाइजेशन विद वेब रिसोर्सेज। तो वेब रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि आप इंटरनेट पे जो भी वेब पोर्टल्स ओपन करते हैं, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे आपका वेब रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ये जो वेब रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। वेब रिसोर्सेज का एरिया आईसीटी से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो हम इस यूनिट में आईसीटी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आईसीटी क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स क्या? सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक, जिसमें हम सूचनाओं का संप्रेषण भी करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और उन सूचनाओं को किस तरह संप्रेषित करते हैं? टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इस टेक्नोलॉजी में सारे ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, लैपटॉप्स हो गए। इसके अलावा हमारे जितने पिक्चर्स होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, सारे आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे ईमेल्स भेजना, फैक्स भेजना, ब्लॉग्स भेजना, या फिर वेब रिसोर्सेज के द्वारा बच्चों को ई कंटेंट प्रोवाइड कराना, ये सारा आईसीटी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। कई बार हम आईसीटी का प्रयोग कक्षा में शिक्षण के दौरान भी करते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज़ करना, इसके अलावा मूविंग पिक्चर्स का यूज़ करना, या फिर बच्चों को कोई ऑडियो सुनाना, ये सारी चीज़ें भी आईसीटी के प्रयोग के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात करते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में आईसीटी के कहाँ कहाँ पे उपयोग हो सकते हैं, हम किन किन जगहों पे आईसीटी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शिक्षा टीचिंग प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, या फिर बच्चों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए आईसीटी का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग में किस तरह से आईसीटी का प्रयोग होता है। अब जैसे बच्चों को कोई भी आप ऑनलाइन किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं, तो वो कंटेंट हमारा ई कंटेंट या फिर ई सामग्री कहलाती है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिकली जब कोई मेल भेजते हैं तो वो ईमेल कहलाता है। उसी तरह से जब हम कोई कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिकली सर्च करते हैं तो वो ई सामग्री कहलाती है। मीन्स क्या कि अगर आपको कोई भी लर्निंग के लिए कंटेंट ढूंढना है या फिर प्राप्त करना है, वो नेट के द्वारा आप आईसीटी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड है आपका OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। मीन्स क्या? जैसे कि अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना लर्निंग कंटेंट जो है वो अपनी वेबसाइट्स पे या OERs के थ्रू सेंड किया हुआ। मतलब कि ये जो OERs वाला कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो अनलाइसेंस्ड होता है। कोई भी व्यक्ति उसे अप्रोच कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कोई भी एक सिंगल यूज़र अगर वो चाहे तो उसे डाउनलोड करके खुद पढ़ सकता है और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकता है। इसमें कोई उसके किसी को ये नहीं बताना होगा या पूछना नहीं होगा कि मैं आपका कंटेंट शेयर कर सकता हूँ या नहीं शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा ई लर्निंग, मतलब कि जैसे कि अभी आपका यूट्यूब्स के थ्रू लेक्चर्स हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ई क्लासरूम के द्वारा आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, या फिर टीचर्स आपको गूगल मीट के द्वारा या किसी और लाइव सेशन के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा आपका ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। मीन्स क्या? ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली या फिर आईसीटी की हेल्प से पढ़ाई करते हैं, यह आपका ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉग। ब्लॉग्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग फेसबुक पे अभी आजकल अपना जो भी विचार है वो फेसबुक के द्वारा रखते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे अपनी बातों को शेयर करते हैं। सेम ऐसे ही ब्लॉग्स होता है। ब्लॉग्स पे भी जो भी एजुकेशनिस्ट होते हैं या सोशलिस्ट होते हैं वो अपनी बातें रखते हैं। कई बार ऐसा होता है एजुकेशनिस्ट जो है किसी एक टॉपिक पे अपना डिस्कशन करते हैं, या फिर उनके माइंड में कोई भी बात आती तो वो लिखते हैं। बीइंग एन स्टूडेंट आप वहाँ पे उन ब्लॉग्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसका कंटेंट अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विकीपीडिया। विकीपीडिया एंड इंसाइक्लोपीडिया दोनों ही काफ़ी वेल नोन रिसोर्सेज हैं।
ईज़िली एसेसिबल हो सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा मोबाइल लर्निंग। मोबाइल आजकल सभी के पास होता है और सभी लोग आजकल उसका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए, लेज़र टाइम स्पेंड करने के लिए और पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। तो मोबाइल लर्निंग में क्या होता है, जब भी आप कोई भी कंटेंट मोबाइल की सहायता से सर्च करते हैं या किसी भी चीज़ की पढ़ाई आप मोबाइल की हेल्प से करते हैं, वो आपका मोबाइल लर्निंग के अंतर्गत आता है। मोबाइल लर्निंग और ई लर्निंग लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा एरिया जो होता है ई लर्निंग का ब्रॉड होता है और मोबाइल लर्निंग का वाइडर होता है, कम होता है। नेक्स्ट है आपका शासन प्रबंधन या फिर किसी भी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में आईसीटी का क्या यूज़ हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो किसी भी बच्चे का डेटा अगर हमें फाइंड आउट करना है, हम लैपटॉप में एक क्लिक करते हैं, बच्चे का पूरा डाटा हमें मिल जाता है। उसका आधार नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, उसके लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे और अभी उसकी क्या रिपोर्ट है, अटेंडेंस क्या है, या फिर वो उसकी लास्ट एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। मीन्स क्या आईसीटी के दौरान किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति विशेष का या कोर्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई डाटा प्राप्त करने की बात या फिर स्टोर करने की बात। अब डाटा हमें मिलेगा कैसे, जब हम किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे या बनाएंगे। मीन्स क्या कि हम कंप्यूटर के द्वारा आईसीटी की हेल्प से बच्चे का रिकॉर्ड या फिर कॉलेज में किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को या लाइब्रेरीज़ के रिकॉर्ड को हम बना भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम इवैल्यूएशन में किस तरह से आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ई इवैल्यूएशन, सबसे पहले आजकल जो बात चल रही है कि बच्चों का ई इवैल्यूएशन करना चाहिए। मीन्स क्या कि हमने जो भी लेक्चर्स दिए उसके बिहाफ पे बच्चों को कितनी लर्निंग हुई है या फिर बच्चे ने कितना लर्निंग प्राप्त किया है और उसके बिहाफ पे वो कितना आंसर कर सकता है। इसके लिए ई असेसमेंट फॉर्म्स बनाए जाते हैं जिसको बच्चे फिल करते हैं और लास्ट में फिर उसको आंसर करते हैं। नेक्स्ट है ई एग्ज़ामिनेशन। अब ई एग्ज़ामिनेशन की बात अगर हम करें तो प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके जो एग्ज़ामिनेशन हो वो ऑनलाइन हो या फिर कंप्यूटर के माध्यम से हो, जिससे वो घर बैठे ही अपने एग्ज़ाम्स को दे सकें। इसमें क्या होता है, बच्चे को एक सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कंप्यूटर पे उसे प्राप्त होता है और उसी के द्वारा वो आंसर करता है। नेक्स्ट आता है ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे कि हम ऑफलाइन अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, हमारा डाटा क्या होता है, पास्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं या फिर फ्यूचर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू अपने कंप्यूटर में ये डाटा सेव करते हैं और ई पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ई क्विज़, जैसे कि आजकल बहुत सारे गूगल फॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं, लोगों से गूगल फॉर्म्स के ज़रिए जो है सर्वे किया जा रहा है। मीन्स कि हमने एक फॉर्म डेवलप कर दिया और उसका लिंक लोगों को भेज देते हैं, लोग इस लिंक को ओपन करते हैं और उसके बाद फिल करके आपको दोबारा से सेंड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये आपका जो पैटर्न होता है वो ई क्विज़ का पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यावसायिक विकास। अब किसी बच्चे का आईसीटी के द्वारा व्यावसायिक विकास या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आपको घर बैठे ही आपको वो कोर्सेज़ अवेल हो सकते हैं। आप उन कोर्सेज़ को ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं और एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन देते हैं। मीन्स क्या आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मूक्स की बात करें, मूक्स होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़। मीन्स क्या, ऐसे कोर्सेज़ जो कि आपको ऑनलाइन प्राप्त होंगे और आपको वहाँ पे बहुत सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वर्ल्ड वाइड लेक्चरर्स प्राप्त हो सकते हैं जो आपको इजी लैंग्वेज में आपकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो अपना क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रखते हैं वीकली या फिर 3 दिन में या 2 दिन में आप आसानी से उनसे क्विज करके क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि गणित शिक्षण में आईसीटी का क्या प्रयोग हो सकता है।
शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग क्या होता है कि आप किसी भी लेक्चर को या फिर किसी पार्ट को ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वैसे ही अगर हम गणित की बात करें तो गणित एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो बच्चों को बोरिंग लगता है या फिर कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर गणित शिक्षण में हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है वो बच्चों के लिए ज़्यादा रोचक हो और वो पार्ट में इंटरेस्ट लेने लगें। इसके अलावा जहाँ हम बच्चों को बोल बोल के चीज़ें रटवाते हैं, टेबल्स रटवाते हैं या फिर एडिशन समझाते हैं, अगर वहीं बच्चे को किसी म्यूज़िक के द्वारा या फिर किसी वीडियो के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करवाए तो हो सकता है बच्चा जल्दी सीख सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गणित शिक्षण में आईसीटी का क्या उपयोग होता है, तो अगर हम बात करें ब्लाइंड बच्चों की तो उनका कहीं ना कहीं लिमिटेशन होता है कि वो मैथ्स को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है वो उनको सारे एरियाज़ को मैथ्स के नहीं पढ़ने देता है। लेकिन अगर हम आईसीटी का प्रयोग करके उन्हें सारे कंटेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करें या फिर कुछ स्पेशल कंटेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करें तो बच्चा शायद ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। बच्चे का अगर हमें इवैल्यूएशन करना है तो हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है हम एरिया के क्वेश्चन, वॉल्यूम के क्वेश्चन जो होते बच्चा एक सामान्य बच्चा तो उन्हें आसानी से हल कर सकता है, लेकिन मेंटल मैथ्स की सहायता से या फिर टेलर फ्रेम की सहायता से एक हम ब्लाइंड बच्चा भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है और उनके आंसर वो वर्बली भी बता सकता है। अब बात करते हैं गणित शिक्षण में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सहायक उपकरण कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो सहायक उपकरण के रूप में बच्चों के लिए बहुत सारे ऑडियो डिवाइसेस उपलब्ध हैं जहाँ पे बच्चा अपने आंसर को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड करके घर जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के दौरान उनके लेक्चर को दोबारा सुन सकता है। इसके अलावा टॉकिंग कैलकुलेटर, कई बार ऐसा होता है बच्चा टेलर फ्रेम में कैलकुलेशन कर रहा है पर कुछ टाइप्स मिसप्लेस्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ जाती है या फिर कई बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या में आती है। तो ऐसे में टॉकिंग कैलकुलेटर उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जहाँ पर वो सामान्य कैलकुलेटर की तरह होते हैं, बस वो आंसर्स को बोल के बताते हैं तो बच्चा उन्हें सुन के अपना रीड आउट कर सकता है या फिर लिख सकता है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिन्हें अगर बच्चे को आपने ऑनलाइन या फिर डिजिटली कोई पेपर प्रोवाइड किया है तो स्क्रीन रीडर की सहायता से उन क्वेश्चंस को बच्चा सुन सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसका स्क्रीन उन्हें पढ़ के बता देगा और बच्चा उन्हें आसानी से सुन सकता है। नेक्स्ट आता है OCRs होते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र। मीन्स क्या, ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें अगर हम पेपर के ऊपर रखते हैं, पेपर पे क्या चीज़ें लिखा हुआ है वो डिवाइसेस पढ़ के बच्चे को बता सकती हैं। ऐसे में अगर बच्चे के लिए हम ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं या रिकॉर्डेड बुक्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं तो बच्चा OCRs की सहायता से उन बुक्स को सुन सकता है, उनमें क्या चीज़ें लिखा हुआ है उन्हें वो समझ सकता है और उनका आंसर कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि गणित शिक्षण में आईसीटी की क्या भूमिका होती है और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। थैंक यू।